हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से ज़रूर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वो आप लोग को मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। सो प्लीज़ दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन है वो इस साल के पेपर में ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पिछले साल के यानी कि 2020 में जो आए थे क्वेश्चन उससे कुछ मिलता जुलता ये क्वेश्चन इस साल में आए हुए हैं। ठीक है, इस साल का जो पेपर है दोस्तों एजुकेशन का, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसे देख सकते हो, उसे आंसर्ड हल कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज आपसे विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, ताकि जैसे ही मैं उसका वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको मिल जाए। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि आजीवन गुरु के पास रहने वाले शिष्य को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो आजीवन यानी कि हमेशा के लिए जो गुरु के पास रहते थे उन लोगों को क्या मतलब उन शिष्य को, उन लड़कों को, उन बच्चों को क्या कहा जाता था? जो आजीवन मतलब कि हमेशा के लिए गुरु के पास ही रहते थे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था? अंतेवासी कहा जाता। क्या कहा जाता था? अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी कहा जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि ब्राह्मणी शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र क्या था? जो ब्राह्मणी शिक्षा थे, जो ब्राह्मण की शिक्षा थी, वो सर्वमुख केंद्र क्या था? तो काशी था। काशी बहुत ही मशहूर जगह भी है दोस्तों, मैं आप लोग को घुमाऊंगा। और हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, काशी का नाम लेके याद भी आया कि मेरा एक ब्लॉग चैनल है, उस पर आप लोग उसे भी विजिट कर ले, ताकि मैं आप लोगों को काशी घुमा सकूं। ठीक है, कुछ दिन में मैं जल्दी ही काशी पे आने वाला है वीडियो। ठीक है, सो गाइज आप लोग उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो ब्राह्मणी शिक्षा का सर्वमुख केंद्र जो था वो क्या था? काशी था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए नालंदा विहार, जो नालंदा जो एक विश्वविद्यालय है, जो बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है। वो महाविद्यालय वो बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है कि नालंदा विहार का प्रथम संस्थापक किसे कहते थे या किसे कहते हैं आज भी। ठीक है, नालंदा विहार का प्रथम संस्थापक किसे कहते हैं? तो अशोक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अशोक को। अशोक ही थे जो नालंदा विहार के प्रथम संस्थापक थे। ठीक है, और उन्हें भी आज कहा जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, भारत में शिक्षा किसकी रचना है? भारत में जो शिक्षा है वो किसकी रचना थी? तो के.एस. वकील जो थे वो भारत में शिक्षा उन्होंने एक किताब लिखा। ठीक है, तो उनकी ये जो रचना थी, ठीक है, उनकी जो रचना थी वो क्या थी? भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा का क्या महत्व है? आज ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो इस अगर आप लोगों को ये वाला चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। आप लोगों को इस वाले टॉपिक पे ज़रूर मैं वीडियो बना के दूंगा, भारत में प्राचीन शिक्षा या भारत की शिक्षा। तो इसका जो लेखक थे वो कौन थे? के.एस. वकील थे। कौन थे? के.एस. वकील। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रचलित थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय जो थी उसमें जो अध्ययन कराया जाता था, जो पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो कौन सा अध्ययन था जो बहुत ही प्रचलित थी? ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मौखिक व पुस्तक की व्याख्या, जैसे पहले मुख से पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आप लोग को अभी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये मौखिक हो गया। ठीक है, वो पुस्तक की व्याख्या। और यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक हो गया। यहाँ जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे जो बुक, वो क्या हो गया? पुस्तक हो गया। तो मौखिक और पुस्तक की वजह से हम इसमें व्याख्या करते मतलब किया जाता था। और एक देखिए व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब कि जैसे मैं आपको यहाँ पे ये जो हेडिंग पढ़ लिया, इस हेडिंग को पढ़ने के बाद दोस्तों इसकी मैं व्याख्या कर दिया, इसका जो है मैंने आपको समझा दिया, परिभाषित कर दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये किस में आ जाएगा? व्याख्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो और एक आता है कि शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब कि आपको जो उसमें जैसे शिक्षा शास्त्र होते हैं, शिक्षा शास्त्र में जो होते हैं उसको शास्त्र सिखाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से बताया जाता है, उस पर फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो सारी जो इसमें व्याख्यान है, सारी जो पद्धति हैं, ये सभी आती हैं किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पद्धति में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ भी देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रचलित है, या नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी कौन सी शिक्षा है जो अध्ययन के क्षेत्र में वो प्रचलित थी या प्रचलित है। ठीक है, ये तो आप लोग इसे याद किए रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि नव्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? देखिए नव्य शास्त्र जो है एक रचना है जो वो पूछ रहा है कि इनकी जो रचना वो किसकी रचना थी? तो पंडित गणेश उपाध्याय।
ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसे ही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आप लोग उसे ज़रूर देखना और समझना। ठीक है, अब जो यहाँ पे दे रहा है कि स्मृति सर्वस्व जो है सीमांसा सर्वस्व तथा ब्राह्मण ब्राह्मण सर्वस्व का रचयिता कौन थे। देखिए जो तीनों जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो तीनों है ये सीमांसा सर्वस्व और ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, ये जो तीनों है दोस्तों ये एक रचना था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन थे। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग इंटरनेट के सहारे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों लक्ष्मण सेन की ये जो रचना है वो किसकी है, लक्ष्मण सेन की है। बहुत ही प्रचलित ये रचना है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है कि दोस्तों की टोल पद्धति में जो टोल पद्धति जो है, टोल पद्धति से शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। उस वक्त की जो टोल पद्धति थी उससे शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, तो नदियाँ। कहाँ पे प्रदान की जाती थी, तो नदियाँ। ठीक है, नदी के किनारे लोग भी बस कर वहाँ से मतलब शिक्षा का प्रदान करते थे, आदान प्रदान करते थे, जिससे लोगों को अच्छी अच्छी प्राकृतिक शिक्षा वहाँ पे मिलती थी। लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो जाता था, आसानी पूर्वक लोग समझ जाते थे। अब यहाँ पे देख रखे हैं आप, वैदिक कालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की अंतिम उद्देश्य क्या थी, तो राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण। यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति यानी संस्कृति, उसके अच्छे बर्ताव, उसको अच्छे ज्ञान और उसको प्रसारण का मतलब उस दूसरों को समझाना, उसे उस शिक्षा को समझाना, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करने के मतलब आकर्षित हो जाए, शिक्षा प्राप्त करने के मामले में वो आकर्षित हो जाए। ठीक है, उसे ही बोलते हैं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण। इसे जैसे हम लोग जैसे इस्लाम धर्म था, ठीक है, हिंदुत्व था, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने धीरे धीरे उसे प्रचलित किया ना, तो वही क्या किया, संरक्षण व प्रसारण कर दिया। ठीक है, तो ये किस में आएगा, वैदिकालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। इस तरह से आप लोग राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण का परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख रखा है कि सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। ठीक है, तो इसमें नहीं आती थी, वैदिकालीन में जो आती थी राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण आती थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मैं करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, आप लोग समझिएगा जरूर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है कि वैद्य साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। देखिए वैद्य साहित्य जो है, वैद्य साहित्य जो है, इसमें शिक्षा का जो शब्द है, शिक्षा शब्द, उसका प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, तो बोध में भी किया गया है, विद्या ज्ञान में भी किया गया है, विद्या में किया गया है, विनय में किया गया है। जैसे बोलते हैं ना, विद्या ज्ञान विनय बोध, ये सब सारों आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, वैदिक साहित्य में आते हैं। ये शिक्षा का शब्द हो गया। ठीक है, बोध विज्ञान ज्ञान और विनय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु अर्थात ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। क्या था, ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना। ठीक है, यानी कि उसको समझ के दूसरों को समझाना, आत्मसात करना। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था, तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है कि बौद्धकालीन शिक्षा। देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा का गौरव किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। ये 100%, देखिए जो 100% जो है दोस्तों, इसमें से करीब करीब 60 से 70% पूछ ही देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि बौद्धकालीन शिक्षा का गौरव किसको कहा जाता है, तो नालंदा विहार को कहा जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, उस पे इसका बहुत ही प्रचलित ये विश्वविद्यालय है दोस्तों। अगर आप लोग इसे पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो बौद्धकालीन शिक्षा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नैतिक चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना, बौद्ध धर्म का प्रसार करना। देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रसार करना, मतलब जैसे चुनाव आते आते लोग
उसके प्रचार करने लगते हैं ना कि भैया इसको जिताओ, इसको जिताओ। तो उसी तरह बौद्ध धर्म भी था कि आप लोग भैया बौद्ध धर्म को समझो, इसमें बहुत अच्छी खासी बताई जाती है, इसमें बहुत सारे ये है वो है, मतलब तमाम अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे प्राप्ति इसमें बौद्ध धर्म में होती थी। तो ये जो सारी है, ये जो मतलब इसमें कौन आ जाएंगे, उपयुक्त सभी, ये सारे जो दे रखा है ऑप्शन, ये किस में आ जाएंगे, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 100% पूछता है दोस्तों, 100% पूछता है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे नोटिस किया हुआ है। ये पूछता है बौद्धकालीन का शिक्षा का, जो जैसे बौद्धकालीन शिक्षा जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इतने वर्डों में लिखिए, ऐसे करके पूछ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये टॉपिक जो है दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और एक अपने जो चैनल है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन को दबा के। ठीक है, और जो बेल आइकन है दोस्तों उसे एक बार प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।